वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आरओ एआरओ पीवाईक्यू यानी कि आरओ एआरओ की परीक्षा के पिछले वर्षों के प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न इतिहास विषय के हैं। इसके पहले हमने कुछ और विषय कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे कि हमने यूपीजीके कर लिया है, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, सारे सब्जेक्ट हमने ये कवर कर लिए हैं और एक एक करके हम बाकी बचे सब्जेक्ट्स को देखते जा रहे हैं। तो अभी हम इतिहास के प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, प्रीवियस जो पार्ट्स हो चुके हैं, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो यहाँ पर हम पीवाईक्यू देख रहे हैं। कोई भी एग्जाम आप देते हैं उसकी स्ट्रेटेजी यही होती है, सबसे पहले आप उस एग्जाम की सिलेबस को अच्छे से देख लें, उसके बाद उस एग्जाम की पीवाईक्यू सॉल्व कर लें और फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे पीवाईक्यू आए हैं वैसे ही पॉइंट टू पॉइंट आप अपनी स्टडी करें। तो स्टडी मटेरियल अगर आप पढ़ रहे हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही पढ़ रहे हैं या फिर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं, तो आप इसी तरीके से इसी स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिएगा तो आपका स्कोर अच्छा रहेगा। आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू से आपके कुछ प्रश्न तो वैसे भी पूछ लिए जाते हैं, आ जाते हैं। पिछले अगर आपने 5-6 सालों की पीवाईक्यू लगा लिए तो एक आध प्रश्न तो वैसे भी उससे आ जाता है और पैटर्न वही फॉलो होता है, क्योंकि आयोग का एक पैटर्न होता है और उस पर आयोग चलता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर अपनी तैयारी को करना है, तो आप सभी आराम से सक्सेस हो जाएंगे, आराम से एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, इसके पहले के प्रश्नों को देख लिया हमने और इसके प्रीवियस पार्ट आपको चैनल पर मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। प्रश्न दिया गया है, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था। तो जो हमने नया तिरंगा ग्रहण किया था तो हमने सबसे पहले कब लहराया, इसको 31 दिसंबर 1929 को लहराया गया था। भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था। भूदान आंदोलन जो है ये भूमि का दान करने से संबंधित था, तो ये आंदोलन सबसे पहले आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। अगला है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ की खुदाई हुई तो अलग अलग पाषाण काल की कुछ चीज़ें, आभूषण हैं, मूर्तियाँ हैं, मुद्राएं हैं, सब कुछ मिले हैं। तो ये अगर इसके बारे में अलग अलग चीज़ों के बारे में पूछा जाता है, जैसे गोदीबाड़ा पूछ लेते हैं, लोथल में है, गुजरात के पास है, तो ऐसे ही इसको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है क्योंकि ये स्रोत पूछ लेते हैं। तो ये मिला था महदहा से इसको प्राप्त किया गया था, जो हड्डी से निर्मित आभूषण थे। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है। यह है धौलावीरा। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखनीय है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। कौन सा स्रोत है। हम जब साहित्य का अध्ययन करते हैं तो कई सारे स्रोतों जो है उनको फॉलो करते हैं, जैसे कि जो अभिलेख हैं उनको पढ़ते हैं या फिर साहित्य को पढ़ते हैं या फिर कोई भी मूर्ति है, मुद्राएं हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो उससे हमें साहित्य की जानकारी मिलती है। अब मैगस्थनीज ने लिखा है ग्रंथ इंडिका, और इनके इंडिका से जानकारी मिलती है कि जो हमारा प्राचीन भारत था उसमें दास्ता नहीं थी। ये वर्णन इनके इंडिका में देखने को मिलता है। अब ये एक इंडिविजुअल प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि इंडिका किसकी पुस्तक है, तो ये मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। ये चीज़ भी याद रखें। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है। तमिल ग्रंथ ये सारे दिए गए हैं, इसमें कुराल एक ग्रंथ है जिसको लघुवेद कहा गया है। अगला प्रश्न है, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता है। यह है टोन वारियम। अब अलग अलग वारियम होते हैं, जैसे कि इसमें टोन वारियम जो है वो प्रशासन वाला काम देखता है, एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो डिपार्टमेंट है वो देखता है, टोन वारियम। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था। अब शाहनामा का लेखक तो कई बार प्रश्न में पूछा जा चुका है, लेकिन किसके दरबार से संबंधित था, ये यूपीपीएससी ने पूछ लिया। महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित रखता था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। यह था ताराबाई के हाथों में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय की हत्या एक दंडित अपराधी के द्वारा उस समय कर दी गई थी जब वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण पर गया था। तो ये थे लॉर्ड म्यू, जिनकी हत्या कर दी गई थी, और ये जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण पर गए थे उस समय इनकी हत्या हो गई थी। लॉर्ड म्यू, इनका नाम याद रखें। अगला प्रश्न दिया गया है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो ये जो है ये युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के राजा पुरु के बीच में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध होता है। यहाँ पर ये 2 प्रश्न छूट गए, इनको देख लीजिए। होता जो है ये वैदिक कर्मकांड में ऋग्वेद से संबंध है। ऋग्वेद के जो वो होते हैं, मंत्र होते हैं, उनको पढ़ने वाला होता कहलाता है।
चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद कहाँ पर आयोजित हुई थी? 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं, चारों का याद रखना है कौन सी कहाँ पर हुई थी। ये जो चौथे नंबर की थी ये कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? ये थे जॉर्ज यूले थे। अगला प्रश्न है, शक संबंध का प्रारंभ कब होता है? तो ये जो संबंध है शक संबंध 78 ईस्वी से प्रारंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम में लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी। कितनी आयु निर्धारित की थी? तो लड़कों के लिए ये 18 वर्ष थी, लड़कियों के लिए आयु थी 14 वर्ष। ये न्यूनतम आयु विवाह की थी जो कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित की गई थी और फिर इसके आगे इसको बढ़ा दिया गया, लड़कियों की कर दी 18 वर्ष और लड़कों की कर दी 21 वर्ष। अभी वर्तमान में वही है। अगला प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये थे लॉर्ड कैनिंग। ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? यह अधिवेशन था लखनऊ अधिवेशन 1916 का। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसी समय इसके बाद ही जब लखनऊ अधिवेशन 1916 हुआ, यहाँ पर महात्मा गांधी को अवगत कराया गया चंपारण किसानों की समस्याओं से। इसके बाद महात्मा गांधी को बुलाया जाता है चंपारण में किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए, आंदोलन में शामिल होने के लिए। तो फिर 1918 में इनका ये पहला प्रयोग था चंपारण सत्याग्रह का भारत में आने के बाद। दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस आए, उसके बाद 1916 में इसमें भाग लिया। 1918 में फिर वही 17-18 का समय था जब इनका चंपारण सत्याग्रह का प्रयोग था। उसके बाद फिर खेड़ा भी इसी समय हुआ था और फिर तो कई सारे असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। तो लगातार फिर आंदोलन चलते रहे। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र या फिर सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है? ये था उड़ीसा का काल 1866-67 में हुआ था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी, कब की थी? 21 अक्टूबर 1943 को, 21 अक्टूबर 1943 को इन्होंने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा की थी। ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना गया है बाल गंगाधर तिलक को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से याद रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? अब अंतरिम सरकार के मंत्रियों के नाम भी याद रखने हैं, विभागों के नाम भी याद रखने हैं कि किस मंत्री के पास कौन सा विभाग था। अब इसमें जो है इसमें अबुल कलाम आजाद शामिल नहीं थे, बाकी ये तीनों शामिल थे। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें बाल गंगाधर तिलक आ जाएगा। वैसे दयानंद सरस्वती के द्वारा भी ये शब्द दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी गई थी भोज के द्वारा। अगला प्रश्न दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की? तो ये तो बहुत अच्छे से याद ही कर ले, बेलग्राम अधिवेशन था 1924 का जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। यहाँ अध्यक्षता की बात हो रही है, महात्मा गांधी अधिवेशनों में तो शामिल हुए लेकिन अध्यक्षता इनके द्वारा इस अधिवेशन की गई थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का संबंध है लॉर्ड हेस्टिंग से, उस समय यही थे। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? दिलीप सिंह थे। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना है? तो ये मैजिनी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इसमें कौमी आवाज जो है ये अबुल कलाम आजाद का नहीं है, बाकी तीनों सही सुमेलित है। नवजीवन M.K. गांधी, स्वराज T. प्रकाशम, प्रभात N.C. केलकर। लेकिन कौमी आवाज जो पत्र है ये अबुल कलाम आजाद का नहीं है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, इसका मिलान सही नहीं दिया गया। अगला प्रश्न है, अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय कब हुआ था? ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अभी हाल ही में भी कुछ एग्जाम में पूछा गया था। 1856 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, किसके साथ? बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर फेंका था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन पोलो ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? ऑपरेशन पोलो का संबंध है हैदराबाद से। हैदराबाद में पुलिस कार्यवाही या फिर सैनिक कार्यवाही की गई थी, उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन पोलो। तो याद रखना है ऑपरेशन पोलो कहाँ का है? ये हैदराबाद का है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई है, सही मिलान करना है। जैसे कि भारत मित्र तो ये हिंदी का समाचार पत्र हो जाएगा, राष्ट्रमाता जो है ये आपका हो जाएगा मराठी का, और प्रजामित्र हो जाएगा, प्रजामित्र है गुजराती का, और नायक है बंगाली का। तो इसका सही मिलान ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, ये यूपीएससी का ये फेवरेट पैटर्न होता है। ये वाला हो गया, ये वाला नहीं वाला है, इसमें नहीं ध्यान रखना होता है, नहीं तो प्रश्न पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को देख लिया, इसके आगे के कुछ प्रश्न हैं जिनको अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो को लाइक भी कर दे। मोर अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की अगर
किसी भी पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर दिए गए हैं, 3 नंबर दिए गए हैं, किसी पर भी कॉल करेंगे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप लॉन्च हो चुका है। तो आप प्ले स्टोर पर जाकर कर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टाइप करेंगे तो आपको हमारा ये वाला लोगो मिल जाएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा और आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप पर कई सारे इनिशिएटिव आपके आरओ परीक्षा से रिलेटेड लाए जा रहे हैं, तो ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लें। लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।